आप सभी का स्वागत है हमारे आज के टॉपिक क्रोमोसोम्स में। आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम क्रोमोसोम्स की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करेंगे। क्रोमोसोम्स आर सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो क्रोमोसोम्स होते हैं स्वयं प्रजनन करने वाले एवं धागे के समान संरचना दिखाने वाले होते हैं और इनको हिंदी में गुणसूत्र कहा जाता है, जो कि केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इनको क्रोमोसोम्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्रोमा बराबर कलर और सोमा बराबर बॉडी होती है। ये इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये आसानी से अभिरंजकों द्वारा रंगे जा सकते हैं। अभिरंजक क्या होते हैं? जैसे एसिटोकार्मिन एवं एसिटोआर्सिन, ये एक प्रकार के डाई होते हैं जो किसी भी सेल्स को रंगने का कार्य करते हैं। तो एसिटोकार्मिन, एसिटोआर्सिन आदि के प्रति अत्यधिक बंधुता क्रोमोसोम दिखाते हैं। इन अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित होकर गहरे लाल या गुलाबी रंग के दिखने लगते हैं। तो इनको इसलिए क्रोमोसोम्स कहा जाता है, क्रोमा बराबर कलर और सोमा बराबर बॉडी, बिकॉज दे आर इजिली स्टेन्ड विथ डाई। तो डाइज में ये स्टेन हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। ये व्हीकल्स होते हैं, एक प्रकार की गाड़ी होते हैं। ये व्हीकल मतलब गाड़ी, जो एक किसी चीज़ को लेकर, सामान को लेकर, गाड़ी में व्यक्ति भी ट्रैवल करता है, उसी जो गाड़ी है वो सामान को भी ट्रैवल करते हैं। वैसी ये क्रोमोसोम्स जो है जेनेटिक मटेरियल को ले जाने के कार्य करता है, इसलिए इसको व्हीकल कहा जाता है। ये क्रोमोसोम्स जो है व्हीकल है हेरिडिटरी मटेरियल का, जेनेटिक मटेरियल का, जीन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उसके लक्षण को ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए क्रोमोसोम्स को हम व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटरी कहा जाता है। जनरली द क्रोमोसोम्स आर अरेंज इन ए पेयर। सामान्यतः क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर्स में अरेंज होते हैं, जोड़ी में अरेंज होते हैं। ए पेयर ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। और जो जोड़ी होता है सिमिलर क्रोमोसोम का, एक बराबर क्रोमोसोम्स के जो होते हैं उनको होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। द सोमेटिक सेल कंटेन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। दिस नंबर इज कॉल्ड डिप्लॉयड नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाई n। जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उनमें 2 सेट्स क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं जिनको हम डिप्लॉयड नंबर कहते हैं, और इनको हम 2n से प्रदर्शित करते हैं। जबकि जो कि गैमिट्स सेल्स होते हैं, गैमिट जो कंटेन होता है उसमें क्या हो रहा है? द गैमिट कंटेन ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। दिस नंबर इज कॉल्ड हैप्लॉयड नंबर एंड इट इज़ द रिप्रेजेंटेड एज n। तो जो गैमिट का जो कंटेन है उसमें सिर्फ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इसको हम हैप्लॉयड नंबर कहते हैं और इसको प्रदर्शित करते हैं n से। तो इस प्रकार क्रोमोसोम्स कोशिका विभाजन के पहले वो धागेनुमा संरचना के रूप में कोशिका में दिखलाई देते हैं, लेकिन इंटरफेस में क्रोमेटिन जालिका के रूप में होते हैं। और क्रोमोसोम आनुवांशिकता अर्थात जीनों के वाहक होते हैं और ये जीन को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। समटाइम इस सेल में कंटेन मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। दिस नंबर इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी, 3n, 4n, 5n एसेट्रा। कुछ समय ऐसे होता है कि जो सेल है इसमें 2 सेट से भी ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इनको हम पॉलीप्लॉइड कहा जाता है। इस प्रकार के जो क्रोमोसोम्स हैं जिसमें 2 सेट से ज़्यादा संख्या में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ऐसी कोशिका को पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है।
तो डेफिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स की क्या हो सकती है, इसकी परिभाषा हम कैसे बना सकते हैं। क्रोमोसोम्स आर माइक्रोस्कोपिक रॉड शेप्ड बॉडी formed by the incorporation of the chromatin in a cell nucleus during mitosis and meiosis. They carry the gene that convey hereditary characteristics and are constant in number for each species. इस डेफिनेशन का क्या अर्थ होता है? क्रोमोसोम वो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी से दिखने वाले रॉड के आकार के बॉडी होते हैं जो कि क्रोमेटिन के साथ समन्वय बनाकर सेल न्यूक्लियस में रहते हैं और माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन के समय ये जीन को कैरी करते हैं, कन्वे करते हैं, हेरिडिटरी लक्षण को कैरी करते हैं, एक स्थान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में मदद करते हैं, एंड आर कांस्टेंट इन नंबर फॉर ईच स्पीसीज, और सभी प्रजाति में सभी जाति में इनका जो नंबर है वो कांस्टेंट होता है। अब लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इससे पहले कुछ और क्रोमोसोम्स की जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि क्रोमोसोम की परिभाषा को इस प्रकार से और हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि क्रोमोसोम जीनों के वाहक जीवद्रव्यी इकाइयाँ होते हैं जो नियमित रूप से उत्तरोत्तर कोशिका विभाजनों द्वारा गुणन करते हैं तथा अपने व्यक्तित्व, आकारिकी एवं कारिकी को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखते हैं। ये तो परिभाषा हिंदी में हो गई। अब जो क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी है, इनका जो आकारिकी का अध्ययन कोशिका विभाजन की मेटाफेस और एनाफेस में किया जाता है, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में क्रोमोसोम छोटे मोटे होते हैं तथा उनका सेंट्रोमियर इन अवस्थाओं में सुस्पष्ट होता है। मतलब सेंट्रोमियर मेटाफेस और एनाफेस की अवस्था में काफ़ी क्लियर होता है। और जो क्रोमोसोम्स के जो नंबर होते हैं वो संख्या अलग अलग जाति में अलग अलग पाई जाती है, परंतु एक ही जाति में इनकी संख्या समान रहती है। सबसे कम जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एस्केरिस मेगेलोसिफेला में, जिसमें मात्र 2 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो क्रोमोसोम्स होते हैं 1700 की संख्या में उपस्थित होते हैं, वो रेडियोलेरिया में पाई जाती है। तो इस प्रकार ये जो गुणसूत्र हैं क्रोमोसोम्स हैं, इनमें टाइप्स पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। किसके आधार पर हम क्रोमोसोम्स को टाइप में बता रहे हैं? सेंट्रोमियर की स्थिति एवं अपने आकार के आधार पर गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है टीलोसेंट्रिक। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है टीलोसेंट्रिक। ऐसे क्रोमोसोम में केवल एक ही भुजा होती है तथा सेंट्रोमियर भुजा के अग्रभाग में स्थित होता है। इस प्रकार के क्रोमोसोम्स बिरले ही पाए जाते हैं। ये सामान्यतः प्रोटोजोआ जंतु में पाए जाते हैं। इनमें एक भुजा का मतलब होता है ये आर्म। ऐसे क्रोमोसोम्स जिसमें एक आर्म पाए जाते हैं और उसके आगे ये सेंट्रोमियर उपस्थित होता है। इस प्रकार का जो क्रोमोसोम्स है वो रेयर पाया जाता है और इसको टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहा जाता है। दूसरा है एक्रोसेंट्रिक। ये जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स रॉड के आकार के होते हैं जिसकी एक भुजा अत्यधिक लंबी व दूसरी छोटी होती है और सेंट्रोमियर दोनों भुजाओं के मध्य लेकिन क्रोमोसोम्स के एक छोर के पास स्थित होता है। यहाँ पर देखिए, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है। भुजा का मतलब आर्म मैंने पहले ही बताया। तो ये छोटी आर्म्स है, ये बड़ी वाली आर्म्स है और दोनों के बीच में ये सेंट्रोमियर उपस्थित है। तो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है। इसको एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहा जाता है। तीसरे नंबर पर आता है सब मेटासेंट्रिक।
ये वाला डायग्राम जो तीसरे नंबर का आप देखिए, ये है सब मेटासेंट्रिक। ऐसे क्रोमोसोम्स की दोनों भुजाएं असमान लंबाई की होती है तथा सेंट्रोमियर दोनों भुजाओं के मध्य लेकिन सब मीडियन होता है। इसकी दोनों जो भुजाएं हैं, दोनों आर्म्स है, इसकी लंबाई जो है असमान है और सेंट्रोमियर जो है सब मीडियन होता है। एनाफेज की अवस्था में क्रोमोसोम्स अंग्रेजी के एल या जे अक्षर के समान दिखाई देता है और इस प्रकार का क्रोमोसोम एल आकार का दिखाई देगा या जे आकार का दिखाई देगा जब एनाफेज की अवस्था में होती है। चौथे नंबर पर आता है मेटासेंट्रिक। दिस वन इज मेटासेंट्रिक। ऐसे क्रोमोसोम्स एनाफेज अवस्था में अंग्रेजी के वी आकार के दिखाई देते हैं जिनकी दोनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। बोथ आर्म्स आर सिमिलर, दोनों भुजाएं समान होती है। सेंट्रोमियर इन दोनों भुजाओं के मध्य स्थित होता है और सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, दोनों भुजाओं के मध्य में होता है। और इस प्रकार के गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स एम्फीबिया एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण हम जो है क्रोमोसोम्स को इन 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब लेते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। द टिपिकल सोमेटिक क्रोमोसोम्स हैज़ एन इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल बॉडी विथ 2 आर्म्स। जो टिपिकल जो सोमेटिक क्रोमोसोम्स है उसमें 2 आर्म्स होते हैं और इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। और इसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है, ये है इट कंसिस्ट ऑफ, पहला है पेलिकल्स एंड मैट्रिक्स। कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस अवस्था में प्रत्येक क्रोमोसोम्स लंबी आकृति का दिखाई देता है। इसमें पाए जाने वाले प्रमुख भाग जो है निम्नलिखित तरीके से दिखाई देते हैं। तो ये लंबी आकृति का क्रोमोसोम्स है और इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। पहला है पेलिकल तथा मैट्रिक्स। प्रत्येक क्रोमोसोम्स एक विस्कस तथा एक्रोमेटिक द्रव से घिरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स के अंदर एक मैट्रिक्स पाया जाता है, विस्कस द्रव भरा होता है। मैट्रिक्स बाहर से एक पतली मेम्ब्रेन से घिरी रहती है जिसे पेलिकल कहते हैं और ये मैट्रिक्स जो द्रव है क्रोमोसोम्स का वो एक पतली मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसको पेलिकल कहते हैं। मैट्रिक्स तथा पेलिकल दोनों ही नॉन जेनेटिक मटेरियल के बने होते हैं, इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता। बोथ मैट्रिक्स एंड पेलिकल आर मेड ऑफ नॉन जेनेटिक मटेरियल। कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम्स के चारों ओर इन इंसुलेटिंग शीट की तरह कार्य करते हैं। जब ये कोशिका विभाजन होता है तब ये दोनों इंसुलेटिंग शीट की तरह कार्य करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है क्रोमेटिड्स और क्रोमोनीमा। प्रत्येक क्रोमोसोम 2 समान सर्पिलाकार कुंडलित क्रोमेटिड्स अर्थात अर्ध क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है। तो ये जो क्रोमोमिनेटा है, ये जो सर्पिल आकार के ऐसे बनते हैं, इसको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। और ये 2 समान सर्पिलाकार होते हैं, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। क्रोमोसोम्स के ये दोनों क्रोमेटिड एक बिंदु पर जुड़े रहते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं और एक बिंदु पर ये आकर जुड़ते हैं जिसको कि हम सेंट्रोमियर कहते हैं। काइनेटोकोर कहा जाता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ये एक जगह पर आकर जुड़ जाते हैं इसलिए इसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। यह क्रोमोसोम्स को 2 भागों में विभाजित करता है जिन्हें आर्म्स कहते हैं और यहीं से क्रोमोसोम 2 भागों में विभाजित होता है, एक इधर और एक इधर, जिसको कि हम भुजा कहते हैं, आर्म्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स का प्रत्येक क्रोमेटिड 2 पतले क्रोमेटिन के धागों से मिलकर बनता है जिन्हें
क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम? क्रोमोनिमेटा। ये दो पतले धागों से मिलकर बन रहा है जो एक दूसरे के बिल्कुल पास सटे रहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमेटा के ऊपर संपूर्ण लंबाई में छोटे छोटे लम्ब्स स्थित होते हैं जिन्हें क्रोमोमियर्स या जीन बियरिंग भाग कहा जाता है। अब इसके बाद आता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है जो क्रोमोसोम्स की आकृति को निर्धारित करता है। जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने देखा, सेंट्रोमियर के कारण क्रोमोसोम्स जो है 4 भागों में बटा हुआ है। यह क्रोमोसोम्स का वह स्थान है जहां पर मेटाफेज अवस्था के समय कुछ फाइबर, जिन्हें स्पिंडल फाइबर कहते हैं, जुड़ते हैं। मेटाफेज के अंत में सेंट्रोमियर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। अतः मेटाफेज में एक क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, परंतु एनाफेज में एक क्रोमोसोम्स में केवल एक ही क्रोमेटिड्स होता है। यह क्रोमोसोम में उस स्थान पर स्थित होता है जहां क्रोमोसोम्स की दोनों भुजाएं एक दूसरे से मिलती हैं। जहां पर 2 आर्म्स आकर एक दूसरे से मिलेंगे, वहीं पर सेंट्रोमियर्स उपस्थित होता है। जनरली सामान्य दशा में यह क्रोमोसोम में दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी स्थिति क्रोमोसोम में उपस्थित कंस्ट्रक्शन के द्वारा ज्ञात हो जाती है। क्रोमोसोम के इस कंस्ट्रक्शन को, जो सेंट्रोमियर के चारों ओर होता है, उसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये सेंट्रोमियर के चारों तरफ कंस्ट्रक्शन बनता है, उसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और जो सेंट्रोमियर होता है, अत्यंत जटिल रचना होती है। यह जीन्स बाहरी मध्य भीतरी से मिलकर बना होता है। इस प्रकार ये जो भाग था, ये था सेंट्रोमियर का। इसके बाद आता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अतिरिक्त क्रोमोसोम में एक या एक से अधिक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाए जाते हैं जो इसकी एक या दोनों भुजाओं के सिरे की ओर स्थित रहते हैं। तो एक भुजा ये है, उसमें यहाँ पर एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। दूसरी भुजा ये है, उसमें यहाँ पर एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। एक या एक से अधिक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाए जाते हैं, दोनों भुजाओं के सिरों में स्थित रहते हैं। और ये प्रायः क्रोमोसोम्स की एक भुजा में एक ही सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है। इंटरफेस अवस्था में यह न्यूक्लियोलस के निर्माण में सहायता करता है। जब इंटरफेस की अवस्था आती है तो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियोलस के निर्माण में सहायता करता है। इसलिए इन कंस्ट्रक्शन को न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग क्षेत्र भी कहा जाता है। इस कंस्ट्रक्शन एरिया को न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग क्षेत्र कहते हैं। इसकी स्थिति का पता एक अल्पस्टेन क्षेत्र से चलता है। फिर आता है सैटेलाइट। ये जो है यहाँ पर सैटेलाइट, जो सैटेलाइट है, कुछ क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्रोमोसोम्स की भुजा के सिरे की ओर एक स्पष्ट गोलाकार खंड का निर्माण करते हैं। ये एरिया जो है सैटेलाइट का निर्माण करता है। तो जो गोलाकार खंड हैं उन्हें सैटेलाइट कहते हैं। और ये जो सैटेलाइट है, जिन क्रोमोसोम में सैटेलाइट होता है, उसे सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। इस प्रकार के क्रोमोसोम्स को कहते हैं सेट क्रोमोसोम्स, SAT, सेट क्रोमोसोम्स कहा जाता है। फिर आता है टीलोमियर्स। क्रोमोसोम्स में ये विशिष्ट संरचना होते हैं जो टर्मिनल सिरे पर होते हैं और ये टीलोमियर्स कहलाते हैं, जो कि विशिष्ट प्रकार के गुण पाए जाते हैं क्योंकि ये सिरे क्रियात्मक भिन्नता एवं ध्रुवता प्रदर्शित करते हैं। ये क्रोमोसोम्स को स्थिरता प्रदान करते हैं। यह देखा गया है कि क्रोमोसोम्स के टूटे हुए जो खंड होते हैं आपस में पुनः जुड़ सकते हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स के ये पुनः जुड़े हुए खंड टीलोमियर से दोबारा कभी नहीं जुड़ते। अतः ये सजातीय या टूटे हुए क्रोमोसोम्स से स्थायी रूप से नहीं जुड़ते हैं।
तो ये जो एरिया है वो है टीलोमियर्स का। अब जो थोड़ी सी सूक्ष्म स्ट्रक्चर है, फाइन स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स की, जब मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम्स लाइट माइक्रोस्कोप में देखने पर एक ठोस धागे की संरचना के रूप में दिखाई देता है, जिसमें केवल सेंट्रोमियर, कंस्ट्रक्शन तथा सैटेलाइट आदि दिखाई देते हैं। परंतु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर इसकी सभी सूक्ष्म रचनाओं का ज्ञान हो जाता है। और जब हम इसको देखते हैं तो इसमें क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोमल फिलामेंट में दो प्रकार के कोइलिंग बनते हैं, दो प्रकार की कॉइल इसमें बनती है। तो वो जो कॉइल होती है वो किस प्रकार से दिखाई देती है, ये आप देखिए। दो प्रकार की कॉइलिंग है, एक पैरानेमिक कॉइल्स और दूसरा होता है पैक्टोनेमिक कॉइल्स। जो पैरानेमिक कॉइल्स है इसमें हम जो क्रोमोनिमेटा है, जो कॉइलिंग है, उसको बड़े आसानी से एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। इस प्रकार की जो कॉइलिंग है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इस प्रकार की कॉइलिंग को हम बड़े आसानी से अलग कर सकते हैं। इधर से एक अलग हो जाएगा और दूसरा इधर से अलग हो जाएगा। लेकिन जो पैक्टोनेमिक कॉइलिंग जो ये क्रोमोनिमेटा बनाता है, जो क्रोमेटिड्स पैक्टोनिमेटिक कॉइलिंग बनाते हैं, इनमें क्रोमोनिमल फिलामेंट कसकर कॉइल्ड रहते हैं तथा इनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। उच्च कोटि के जंतु में क्रोमोसोम्स की सूक्ष्म संरचना के जो दिखाई देता है उसमें ये पैक्टोनेमिक कॉइलिंग दिखाई देता है, वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। इस प्रकार की यदि संरचना हम आसानी से इसको अलग नहीं कर सकते और ये एक दूसरे से गुथे हुए पाए जाते हैं और इनको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। इस फिलामेंट को, इसको कहा जाता है पैक्टोनेमिक कॉइल्स, और इसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, इसको कहा जाता है पैरानेमिक कॉइल्स। ये संरचनाएं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स की होती हैं। अब लेते हैं फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, जो कि इम्पॉर्टेंट भाग है। क्रोमोसोम्स क्या क्या कार्य करते हैं। क्रोमोसोम्स कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, म्यूटेशन, डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। क्रोमोसोम्स जो है ये मेटाबॉलिज्म करते हैं, म्यूटेशन, डेवलपमेंट, और ये ऑर्गेनिजम्स के कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। क्रोमोसोम्स के विभाजन से ही कोशिका विभाजन सुनिश्चित होता है। कोशिका विभाजन क्रोमोसोम्स के ही विभाजन से ही कोशिका विभाजन निश्चित होता है। साथ में ये ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिज्म, म्यूटेशन, डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। दे कंट्रोल द हेरिडिटरी, ये हेरिडिटी को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं, आनुवांशिकी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं, अर्थात ये आनुवांशिक सूचना वाहक होते हैं। दे कंट्रोल द डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म को भी ये कंट्रोल करते हैं। इसके बाद चेंज इन द पोजीशन, नंबर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। जो क्रोमोसोम्स का पोजीशन है, नंबर है, ये चेंज होने से नए स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। लिंग क्रोमोसोम नामक विशेष क्रोमोसोम द्वारा जीवों में लिंग निर्धारण का भी कार्य होता है। द हेट्रोक्रोमेटिन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस। जो कि हेट्रोक्रोमेटिन है क्रोमोसोम्स का, वो न्यूक्लियोलस बनाने में मदद करता है। इसके अलावा क्रोमोसोम जो है अपनी संरचनात्मक या संघनात्मक विशिष्टता के विरूपण या विभिन्नता के आने पर नए लक्षण युक्त जीवों की उत्पत्ति को संभव बनाते हैं, नए स्पीसीज का निर्माण करते हैं, और ये न्यूक्लियोलस के निर्माण में भी मदद करते हैं। ये जीवों के संपन्न होने वाले सभी जैव रासायनिक क्रियाओं,
म्यूटेशन, विकास तथा विभिन्नताओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हमने आज क्रोमोसोम्स की संरचना एवं उसके कार्यों का अध्ययन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।